हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास. So in today's class we'll be continuing our chapter number 3 of NCERT, that is electrochemistry. और जो हमारा आज का टॉपिक है that we'll be studying in today's video is product of electrolysis. ये टॉपिक बच्चों में लास्ट वीडियो के अंदर शुरू कर चुका था एंड आई हैड कंप्लीटेड सम ऑफ इट इन दी प्रीवियस वीडियो. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ रहे हैं. इसका जो मेन टॉपिक है इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ द मेन टॉपिक. जो इसका मेन टॉपिक है बच्चों वो क्या है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. फाइन. सो इसके 3 पार्ट्स थे टॉपिक के. पहला पार्ट था कि भाई रिएक्शन कैसे होती है, इसके कुछ बेसिक्स. सो दैट आई हैड टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट पार्ट. Okay, with a very brief explanation about that part. Now the second part was that we were trying to clarify the quantitative aspect of electrolysis, okay, under which we studied Faraday's law. That was our previous video only. हमने आपसे previous video के अंदर quantitative aspect of electrolysis पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब कोई process of electrolysis take place होता है तो कितने अमाउंट में हमारे पास केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है, कितने अमाउंट में हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं. ओके, दैट वी हैड स्टडी इन द प्रीवियस वीडियो. आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. यानी कि प्रीवियसली हमने पढ़ा था कितनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट आएंगे. आज हम पढ़ रहे हैं कि भाई क्या प्रोडक्ट आएंगे. और यू कैन सी दैट टुडे वी आर स्टडीइंग दी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, आप इसको कह लो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फिर आप इसको कह लो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. क्योंकि आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अलग अलग कंडीशंस के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं एट द एनोड एंड एट द कैथोड. ओके, सो आई हैड टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो वेयर आई हैड बिगन दिस टॉपिक दैट द प्रोडक्ट्स that we get in the process of electrolysis depends upon mainly 2 factors. The first factor was the type of electrode you had chosen, कि आपने किस तरह की इलेक्ट्रोड्स रखी हैं कैथोड और एनोड पर. क्योंकि इलेक्ट्रोड्स 2 तरह की होती हैं बेसिकली, एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. अगर आप किसी भी एक इलेक्ट्रोड को एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड रखते हो सो वो इलेक्ट्रोड एक्चुअली में रिएक्शन के अंदर उसका कोई भी रोल नहीं होता है. ओके, रिएक्शन के अंदर उसका कोई भी रोल नहीं होता है. वो सिर्फ और सिर्फ आपके सर्किट को पूरा करने के लिए हम रखते हैं. ठीक है, अगर आप इनर्ट को यूज़ कर रहे हो, अगर आप एक्टिव को यूज़ कर रहे हो तो दोनों इलेक्ट्रोड्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी प्रोडक्ट्स में. सो इसके बारे में आपको हम प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुके थे कि भाई इलेक्ट्रोड से क्या फ़र्क पड़ता है. नाउ सेकेंडली जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी ऑन दी टाइप और ऑन दी कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर आपके पास क्या क्या यू कैन से कंपाउंड्स और यू कैन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि कॉम्पीट करेंगे एट दी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. देखो, अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर मैंने माना कि मेरे पास 4 अलग अलग एलिमेंट्स हैं. सो मान लेते हैं 2 एलिमेंट्स ने जाना है कैथोड के पास और 2 ने जाना है एनोड के पास. सो उन 2 में से कोई एक ही तो होगा ना रिड्यूस या ऑक्सीडाइज एनोड या कैथोड पर. सो हमें आज वही डिस्कस करना है कि कौन सा वाला एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा. अगर 2 एलिमेंट्स कंपीट कर रहे हैं सो उनमें से कौन सा वाला एलिमेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और कौन सा वाला नहीं करेगा. सो आज हम यही सेकंड टॉपिक अपना पढ़ेंगे, दैट इज़ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट हैं, ठीक है, सो आउट ऑफ विच 1 विल गो ऑन दी कैथोड, 1 विल गो ऑन दी एनोड, रिएक्शन हो जाएगा और कोई भी हमें परेशानी वाली बात नहीं होगी एंड इट इज़ वेरी वेरी इजीली अंडरस्टूड. सो पहले हम उसी तरह की इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे. सो लेट मी रिकॉल बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है. इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा मीडियम है विच इज़ यू कैन से फ्लूइड विच हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लो.
ठीक है। इसी फ्लूइड के कारण, इसी इसकी टेंडेंसी ऑफ फ्लो के कारण ही क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे जो आयंस हैं, वो ट्रेवल करते हैं टूवर्ड्स द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स विद इन अ सर्किट बाय द पोटेंशियल डिफरेंस विच हैज़ बीन डेवलप्ड ड्यू टू दी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ अ बैटरी। सो आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं इस पॉइंट नंबर 2 की, यानी कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कैसी है। सो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कोई भी फ्लूइड विच हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो। सो लेट मी रिमाइंड वंस दैट, ये बात आप पहले पढ़ चुके हो क्लास 11th के अंदर, कि बच्चों अगर हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाना है, इफ़ वी वांट टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस, सो हमारे पास होती हैं दो चॉइसेस। वो दो चॉइसेस क्या क्या होती हैं? पहला होता है कि आप उस सब्सटेंस को हीट करो, आप उस सब्सटेंस को हीट करो और उस टेम्परेचर पर ले जाओ जहाँ पर वो सब्सटेंस अपने सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट होकर के लिक्विड स्टेट में आ जाए। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन कि पहला आपके पास क्या मेथड है टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इनटू अ fluid which has a tendency to flow is to heat it and to convert that solid substance into a liquid form। और जब हम इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस को हीट करके कन्वर्ट कर देते हैं उसके लिक्विड फॉर्म में, सो हम उसको बोलते हैं भाई उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की वो मॉल्टन फॉर्म है। ठीक है, एक तो होगी हमारे पास मॉल्टन फॉर्म, दैट इज़ हमने किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट किया है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बाय सिंपली हीटिंग इट। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 और यू कैन से मेथड नंबर 2 टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इनटू अ सॉल्यूशन और इनटू अ लिक्विड इज कि आप क्या करो, उसको किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसको मिक्स कर लो। आपके पास जो सब्सटेंस है जिसको आपने कन्वर्ट करना है लिक्विड में, ओके, और यू कैन से फ्लूइड में, सो वो क्या है, दैट इज़ एन सॉलिड स्टेट, वो एक सॉलिड स्टेट में है आपके पास। आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है भाई एक लिक्विड स्टेट में। सो तरीका नंबर 1 क्या है, आप उसको हीट कर दो, उसको हम बोलते हैं भाई मॉल्टन फॉर्म। तरीका नंबर 2 क्या है कि आप उसे किसी भी सुइटेबल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दो ताकि वो एक सॉल्यूशन बन जाए एंड देयरफॉर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फ्लूइड एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग। उस वाली फॉर्म को जहाँ पर हमने किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया है बाय मिक्सिंग इट विद अ सुइटेबल सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हम बेसिकली बच्चों वाटर ही ज़्यादातर एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक है, सॉल्वेंट मोस्टली हम वाटर ही रखते हैं, सो आप उसको वाटर ही मान सकते हो सॉल्वेंट को, कि हमने क्या किया, सॉलिड को उठाया और वाटर में मिक्स कर दिया। सो उस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं बच्चों एक्वस फॉर्म, उसको हम बोलते हैं एक्वस फॉर्म। सो ये दो तरह के हमारे पास मेथड्स हैं जिससे हम इलेक्ट्रोलाइट को फॉर्म कर सकते हैं। एक है भाई मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करके, एक है भाई एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करके। एक बात आपने याद रखनी है कि एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है कि हमने उसको वाटर के अंदर मिक्स किया है, यानी कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस था वो तो है ही है और साथ में वाटर भी एक्स्ट्रा आ गया है। जबकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस ही है, सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस ही है, कोई भी मिलावट नहीं हुई है। ठीक है, मॉल्टन फॉर्म क्या है, एक प्योर फॉर्म है। एक्वस फॉर्म क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, सो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए बिफोर आई मूव ऑन टू दिस टॉपिक ऑफ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो अब एक बात तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास बेसिकली दो टाइप्स की होंगी। एक होगा जिसमें उसकी मॉल्टन फॉर्म होगी आपके आयनिक सब्सटेंस की, और दूसरा होगा जिसमें मेरे पास एक्वस फॉर्म होगी उस पर्टिकुलर आयनिक सब्सटेंस की। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ेगा दोनों फॉर्म्स में व्हेन वी टॉक अबाउट दी qualitative aspect of electrolysis. Fine, so try to understand, so let me explain it to you with an example. ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं by which you can easily understand कि भाई क्या क्या फ़र्क पड़ेगा दोनों टाइप की फॉर्म में। सो पहले बात करते हैं मॉल्टन फॉर्म की। सो मॉल्टन फॉर्म इज़ अ वेरी वेरी सिंपल केस इन विच हम क्या करते हैं, अपने सब्सटेंस को ही हीट करके कन्वर्ट करते हैं एक फ्लूइड स्टेट में। सो मॉल्टन फॉर्म में एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट मी से NaCl, सोडियम क्लोराइड, अ वेरी इजी एंड अ वेरी वेरी नोन कंपाउंड, एनायनिक कंपाउंड। सो जब आप NaCl को हीट करोगे सोडियम क्लोराइड के सॉलिड मॉलिक्यूल्स को, इट विल कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन, ओके, एंड देन यू कैन पोर इट इनटू द योर कंटेनर एंड इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट।
सो इसमें बहुत ही क्लियर है कि मॉल्टन फॉर्म के अंदर NaCl के आपके पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं. ओके, यू कैन से यू हैव ओनली 2 एलिमेंट्स, दैट इज सोडियम एंड chloride. Okay, so when I had converted this ionic substance into its molten form, so what it gave me was भाई Na plus दे देगा आपको. You know an ionic substance break into its constituent ions. क्योंकि देखो जब मैं उसको हीट कर रहा हूँ, so I am supplying energy to the substance. And you know very well कि भाई सोडियम के पास होते हैं एक इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल. सो वो क्या चाहता है कि हम अपने एक इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर दें, और अगर हम उसको एनर्जी दे रहे हैं जिससे कि वो लूज़ कर पा रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो वो ईजिली लूज़ करेगा और इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली इज द केस ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन के पास अपने वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर आप एनर्जी दे रहे हो और उसको Na ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है, सो ये क्लोरीन क्या करेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन कर लेगा एंड फॉर्म Cl-. सो आपके पास बेसिकली मॉल्टन फॉर्म के अंदर सिर्फ ये 2 ही एलिमेंट्स हैं, और यू कैन से सिर्फ ये 2 ही आयंस हैं, Na+ और Cl-. तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जब मेरे पास सिर्फ 2 ही आयंस हैं तो कोई कंपटीशन की बात ही पैदा नहीं होती. ये Na जो पॉजिटिव वाला है, इट विल गो टू द कैथोड एंड गेट रिड्यूस टू फॉर्म सोडियम आयन, सोडियम मेटल सॉरी. Na+ will go towards the cathode, will get reduced, that is will gain electron and get converted into sodium metal, whereas this chlorine will travel towards anode, will oxidize, that is lose electron and convert into chlorine gas and just escape from the solution. ठीक है. सो ये बहुत ही बेसिक केस है, ये आपको आई होप क्लियर भी है अच्छे से कि मॉल्टन फॉर्म में बहुत ही सिंपल केस है कि आपके पास केवल वही आयनिक सब्सटेंस है जो कि आयंस में ब्रेक हुआ है. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. पॉजिटिव विल गो टुवर्ड्स कैथोड, गेट रिड्यूस्ड एंड फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, वेयर एज द नेगेटिव आयन विल गो टुवर्ड्स एनोड, गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड विल गिव यू द करस्पॉन्डिंग मेटल एट दी एनोड. ठीक है. एनोड पर क्या हो रहा है बच्चों, गैस बन रही है, क्लोरीन इज अ गैस एंड विल इज गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम दी सॉल्यूशन. सो व्हाट एट द लास्ट यू हैव द प्रोडक्ट इज ओनली दी सोडियम मेटल. सो आपने देखा बहुत ही सिंपल केस है व्हेन एवर वी हैव अ मॉल्टन फॉर्म, क्योंकि मॉल्टन फॉर्म के अंदर कोई और, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोई और ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिससे कंपीट करना पड़े इन दोनों आयंस को. ओके, एट दी पर्टिकुलर एनोड या फिर कैथोड. ठीक है. सो आई होप दिस मॉल्टन फॉर्म वाला केस आपको बहुत अच्छे से क्लियर है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड केस कि व्हेन वी हैव आवर इलेक्ट्रोलाइट इन द एक्वस फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर आयनिक सब्सटेंस. अब हमारे पास क्या है, एक एक्वस फॉर्म है. नाउ वी हैव एन एक्वस फॉर्म विद अस. सो इन एक्वस फॉर्म हम फिर से एग्जांपल लेते हैं NaCl का ही. सो NaCl को हमने क्या किया भाई, NaCl को हमने वाटर के अंदर मिक्स कर लिया है और हमने बना दिया उसका एक्वस फॉर्म. इस एक्वस फॉर्म को हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर डाल दिया इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नाउ यू नो वेरी वेल कि जब हमने इसको डाला इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हेन वी सप्लाइड करंट, सो जो आयंस थे आपके आयनिक सब्सटेंस के, जो आपके पास कंपाउंड था, आयनिक सब्सटेंस था, दैट विल ब्रेक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, दैट इज Na+ और Cl-. बट रिमेंबर वन थिंग कि क्योंकि ये एक्वस फॉर्म है, सो इसके अंदर बच्चों वाटर भी प्रेजेंट है. एंड यू नो वेरी वेल कि वाटर भी एक तरह का आयनिक कंपाउंड है विच ब्रेक्स इनटू H+ एंड OH-. सो अगर आप ध्यान से देखो कि हमारे पास एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl में सिर्फ 2 आयंस नहीं हैं, वी आर हैविंग 2 डिफरेंट कैटायंस एंड 2 डिफरेंट एनाइंस प्रेजेंट विद अस. सो अब ये होता है एक टिपिकल केस, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई जो आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं वो तो सपोर्ट करेंगी केवल एक ही आयन को, दोनों आयन को तो एक्सेप्ट करेगी नहीं कोई भी इलेक्ट्रोड. सो नाउ व्हाट कम्स आवर क्वेश्चन इज कि भाई कौन सा आपका कैथोड जाएगा एट दी, कौन सा आपका कैटायन जाएगा एट दी कैथोड एंड विल गेट रिड्यूस्ड, whereas which of the anion will go to anode and get oxidized. अब ये बहुत बड़ा सवाल है. अब इसको सॉल्व करने के लिए इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड गेव यू अ
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, मैंने एक बहुत ही छोटी सी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दी थी याद करने के लिए। आई होप आज आप वो याद करके आए हो, क्योंकि उसी का यूज़ हम करेंगे टू डिसाइड वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन will win the war and will reach on the particular electrode and will get oxidized or reduced। सो मैं एक बार फिर से आपके सामने वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ यहाँ पर दोबारा लिख करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको दोबारा से वो चीज़ रिवाइज़ हो जाए और उसको हम रिलेट कर पाएँ अपनी इस कंपटीशन से जो कि हमारा टेक प्लेस हो रहा है ऑन दी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और मेरे पास अभी तक कोई भी डाउट नहीं आया है कि सर हमको वो दीजिए आप कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस याद करने के लिए। सो आई होप आपने अपने लिए एक अच्छा सीक्वेंस ढूंढ लिया होगा। ओके, सो नाउ आई एम राइटिंग दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज़ दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन फ्रंट ऑफ यू इन विच द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर इंक्रीजिंग इन दिस मैनर। ठीक है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं बच्चों वो इस मैनर में इंक्रीज़ कर रही हैं। लेट मी रिकॉल वंस अगेन कि भाई ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट कितनी आसानी से रिड्यूस हो पाता है, उसकी जो टेंडेंसी है वो ऐसे बढ़ रही है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई सोडियम और कैल्शियम में से कौन सा एलिमेंट ईजिली रिड्यूस होगा, तो आप कहोगे सर सोडियम होगा। ठीक है, सोडियम ईजिली रिड्यूस होगा एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम। वही मैं आपसे कहूँ भाई सोडियम और लेड में कौन सा ईजिली रिड्यूस होगा, तो आप कहोगे सर लेड ईजिली रिड्यूस होगा। वही मैं आपसे कहूँ कि भाई लेड और गोल्ड में कौन सा ईजिली रिड्यूस होगा, तो आप कहोगे सर गोल्ड ईजिली रिड्यूस होगा। ठीक है, सो आई होप आप समझ चुके हो कि अगर मैं कह रहा हूँ द सीरीज इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपको एक बात अच्छे समझ में आ गई है कि जब हम ऊपर जा रहे हैं सो हर एक आयन की टेंडेंसी रिड्यूस होने की बढ़ रही है। ठीक है, एंड वेयर एज द अपोजिट इज़ ट्रू व्हेन आई कम डाउनवर्ड्स द सीरीज़। ठीक है, अगर मैं सीरीज़ के ऐसे नीचे आ रहा हूँ, सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि अगर ऊपर जाते हुए एलिमेंट्स की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, सो नीचे आते हुए बच्चों एलिमेंट्स की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। ठीक है, नीचे आते हुए एलिमेंट्स की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सोडियम और कैल्शियम में से कौन सा एलिमेंट ईजिली ऑक्सीडाइज होगा, तो आप कहोगे सर कैल्शियम ईजिली ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ भाई सोडियम और लेड में से कौन सा ईजिली ऑक्सीडाइज होगा, तो आप कहोगे सर सोडियम ईजिली ऑक्सीडाइज होगा। अगर मैं आपसे कहूँ भाई लेड और गोल्ड में से कौन सा ईजिली ऑक्सीडाइज होगा, सो आप कहोगे सर लेड ईजिली ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, सो इन बातों को अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लेना दैट वाइल गोइंग अपवर्ड्स द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द टेंडेंसी ऑफ द आयंस टू गेट रिड्यूस्ड इंक्रीजेस, वेयर एज while coming downwards the series the tendency of the ions to get oxidized increases। ठीक है, सो ये दो बातें अपनी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के नीचे नोट डाउन कर लेना। सो हम बात कर रहे थे बच्चों इस अपने कंपटीशन की, ओके, कि भाई इनमें से कौन सा एलिमेंट जाएगा इलेक्ट्रोड्स पर और ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस होगा। सो हम पहले बात कर लेते हैं भाई कैथोड के बारे में, क्योंकि दो कैथोड के लिए दो हमारे पास कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं। दो कॉम्पिटिटर्स हैं भाई सोडियम और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एक सोडियम का आयन है और एक हाइड्रोजन का आयन है, दोनों ही ट्रेवल करेंगे टूवर्ड्स कैथोड टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, दोनों को क्या होना है, रिड्यूस्ड होना है। तो सोडियम भी भागेगा टूवर्ड्स कैथोड और H भी भागेगा, H+ भी भागेगा टूवर्ड्स कैथोड फॉर गेटिंग रिड्यूस्ड। यानी कि सोडियम भी चाहता है कि मेरे को भाई एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मैं सोडियम के मेटल में कन्वर्ट हो जाऊं, और हमारे पास जो H+ है वो भी चाहता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन मिले और मैं कन्वर्ट हो जाऊं H में। बट जो हमारा इलेक्ट्रोड है यानी कि कैथोड है वो सपोर्ट करेगा केवल एक ही एलिमेंट को, या तो सोडियम आए या फिर H आए। सो अब क्या होता है भाई, दोनों लड़ाई करते हैं। नाउ यू नो वेरी वेल कि लड़ाई में जीतेगा कौन, जिस पे ज़्यादा पावर होगी, जिस पे ज़्यादा एनर्जी होगी, ओके, जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में टिक पाने की। सो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा है बच्चों कि यहाँ पर होना है रिडक्शन।
यहाँ पर होना है किसी भी मेटल का रिडक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ये जब हम ऊपर की तरफ आते हैं सो रिडक्शन हमारा किसी भी एलिमेंट का बढ़ता है, ठीक है। अगर मैं ऊपर आ रहा हूँ सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि भाई रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो एलिमेंट्स का ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो भाई Na+ की पोजीशन और H+ की पोजीशन, सो आइए दोनों को कंपेयर करते हैं कि किसकी ज़्यादा है वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो सोडियम को देखते हैं इस सीरीज़ के अंदर। सो सोडियम हमें यहाँ पर मिल रहा है, फाइन। तो सोडियम हमें दिख रहा है भाई बहुत नीचे है। चलिए अब देखते हैं H कहाँ पर है, H+। सो H+ आपको दिख रहा है भाई सोडियम के ऊपर रखा हुआ है। सो एक बात बहुत ही क्लियरली हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भाई सोडियम की टेंडेंसी कम है रिड्यूस होने की एज़ कम्पेयर टू H+। सोडियम की टेंडेंसी कम है एज़ कम्पेयर टू H+। बाई दी 2 लाइन्स दैट आई हैड गिवन यू टू राइट डाउन बिलो दी नोट्स, आई होप आप वो लिख चुके हो। और उसी बात से इस बात को कंपेयर करना मेरी कि भाई सोडियम की टेंडेंसी कम है एज़ कम्पेयर टू H+। सो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम तो हार गया। सोडियम क्यों हार गया? क्योंकि जो उसकी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की वो कम है एज़ कम्पेयर टू H+। सो जो एक्चुअली में आपकी कैथोड के ऊपर इन सच कंडीशंस प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज दिस वन। टू राइट इट मोर एलेबोरेटली, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स यू हाफ ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है हमको दैट इज हाइड्रोजन। सोडियम नहीं मिलेगा, वी विल बी गेटिंग हाइड्रोजन। वाई? बिकॉज ऑफ दिस टेबल कि भाई दोनों कंपीट कर रहे थे बट टेंडेंसी ज़्यादा थी हाइड्रोजन की टू गेट रिड्यूस, सो देयरफॉर हाइड्रोजन रिड्यूस होकर के हमें हाफ ऑफ हाइड्रोजन दे गया। सो आई होप भाई सोडियम फेल हो गया, यानी कि सोडियम का कोई भी हम आगे बात नहीं करेंगे क्योंकि सोडियम हमारा फेल हो चुका है इस पर्टिकुलर टेस्ट में और वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही रहेगा, इलेक्ट्रोड्स के पास नहीं जा पाएगा। मैं यहाँ पर आपके सामने वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर सोडियम दैट इज़ -2.71 वोल्ट है, वेयर एज जो हाइड्रोजन की है बच्चों दैट इज़ 0 वोल्ट। सो दैट इज़ द रीज़न भाई 0 जब बड़ा है -2.7 से, तो ये वाला रिएक्शन आपका टेक प्लेस होगा। ओके, सो यू कैन राइट दैट देयरफॉर द रिएक्शन which occurs at cathode is H+ plus electron minus is giving you hydrogen। ठीक है, ये वाला रिएक्शन टेक प्लेस होगा। वाई? बिकॉज द रिएक्शन with higher value of the reaction with higher value of standard reduction electrode potential is preferred। जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी E0 की वही रिएक्शन टेक प्लेस होगा आपके कैथोड पर, यानी कि वही रिड्यूस होगा। सो द रिएक्शन विच यू हैव एट दी कैथोड इज़ दिस। ठीक है, एंड लेट मी रिकॉल कि बच्चों क्योंकि ये H+ हमको मिला कहाँ से, H+ आपको मिला है ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। सो अगर मेरे को यही रिएक्शन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ वाटर, सो आप लिख सकते हो कि भाई H2O में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ विच गेव यू हाफ ऑफ हाइड्रोजन प्लस OH माइनस। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल सी एक काम करा, डिस्पाइट ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ H+, आई रोट इन टर्म्स ऑफ H2O+, सॉरी इन टर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, H2O इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ क्योंकि ये H2O ही ब्रेक हुआ था H+ और OH माइनस में से। सो इस H+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया एंड इट फॉर्म्ड हाफ ऑफ H2 और OH माइनस ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर आपको मिल गया। सो दिस इज़ दी रिएक्शन विच इज़ अकरिंग एट कैथोड। यहाँ पर आप लिख सकते हो भाई रिएक्शन एट कैथोड। सो आई होप ये बहुत ही क्लियर हो गया है कि किस तरह से आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं कैथोड पर। कॉम्पिटिशन होता है दोनों के बीच में और जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो जीतेगा इसमें और अपना प्रोडक्ट बना लेगा। अब बात करते हैं बच्चों एनोड पर। एनोड के भी दो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको दिख रहा होगा, एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोक्साइड आयन है। सो ये देखते हैं कि कौन सा जीतता है और किस मेथड ने हमें फॉलो करना है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनोड। सो अब हम बात कर रहे हैं भाई एनोड की। सो एनोड के लिए जो दो पॉसिबल रिएक्शंस हैं दैट आर कि भाई पहला तो क्लोरीन ही पहुंच जाए उसके पास,
एनोड के पास एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज क्लोरीन गिव्स यू हाफ ऑफ प्लस इलेक्ट्रॉन। और अगली पॉसिबिलिटी क्या है? अगली पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो वाटर है और यू कैन से जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्ट इनटू वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो ये रिएक्शन टेक प्लेस हो या फिर ये वाली रिएक्शन टेक प्लेस हो। सो इसके लिए डिस्पाइट ऑफ राइटिंग दिस OH माइनस एंड H प्लस टुगेदर हम इसको H2O में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइन। सो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास जो ये वाटर है OH माइनस प्लस H प्लस, दिस गिव्स यू ये O2 प्लस, जस्ट अ मिनट, O2 प्लस 4H प्लस एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज विच में टेक प्लेस एट एनोड। पहला क्या है भाई, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज होना पड़ जाए, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज हो जाए। जस्ट अ मिनट। फाइन। सो ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमें क्या होना है, यहाँ पर हमें भाई ऑक्सीडाइज होना है, यहाँ पर होना है आपका ऑक्सीडेशन। और आपको मैं बता चुका हूँ इन द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस टेबल कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी व्हेन वी कम डाउनवर्ड्स दी टेबल इंक्रीजेस, यानी कि जब मैं टेबल के इस सीरीज़ के डाउनवर्ड्स ट्रेवल कर रहा हूँ, सो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मेरी बढ़ रही है। दैट इज़ कि सोडियम और मान लेते हैं आप एल्यूमिनियम को कंपेयर कर रहे हो, सो सोडियम ईजिली ऑक्सीडाइज होगा एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। सो वहीं पर आप देखो हम कंपेयर करते हैं क्लोरीन और इस ऑक्सीजन को कि कौन सा ईजिली ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। सो यहाँ पर आपको बहुत ही यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि बच्चों दोनों एक के ऊपर एक ही रखे हैं, एंड यू कैन सी क्लोरीन हैज़ लोअर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज एज़ कम्पेयर टू O2 प्लस 4H प्लस। ठीक है, यानी कि क्लोरीन की टेंडेंसी कम है ऑक्सीडाइज होने की एज़ कम्पेयर टू O2 प्लस 4H प्लस। ठीक है, यानी कि इस वाले ने इस वाला जो हमारे पास H2O है दैट इज़ OH माइनस, वो जाएगा आपके पास एनोड पर एंड दैट विल ऑक्सीडाइज। ऐसा हमको लग रहा है थ्योरेटिकली। ठीक है, हमारा बिल्कुल सही सोच रहे हैं हम सब कि ऐसा ही होना चाहिए कि भाई ये जो O2 प्लस 4H प्लस वाला केस है इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, सो ये ही जाना चाहिए एनोड के पास और इसको ही ऑक्सीडाइज होना चाहिए, यानी कि ये वाली रिएक्शन टेक प्लेस होनी चाहिए और ये वाली नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गई बच्चों थ्योरेटिकल बात जो हमने अभी तक सीखी है, और बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बट इस वाले कंडीशन के अंदर एक छोटी सी एक यू कैन से एक और फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से ये रिएक्शंस जिन्होंने इस मोड में टेक प्लेस होनी थी ओके वो इस मोड में टेक प्लेस नहीं हो पाती। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर फैक्टर, क्योंकि वो फैक्टर कई बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर आया है। सो पहले तो हम लिख लेते हैं कि भाई द रिएक्शन एट एनोड विद लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड। E0 मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज प्रेफर्ड। ठीक है, दैट इज़ कि अगर मैं इनकी वैल्यूज़ लिखूँ तो बच्चों इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है दैट इज़ 1.23 वोल्ट्स, और जो इसकी वैल्यू है दैट इज़ 1.36 वोल्ट, यानी कि ये हमारी प्रेफर्ड रिएक्शन है जो कि टेक प्लेस होनी चाहिए थी। ठीक है, देयरफॉर वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, बट व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज देयर इज़ अ स्मॉल फिनोमेना विच वी कॉल एज ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल बच्चों क्या फिनोमेना है? ओवर पोटेंशियल इज़ अ फिनोमेना इन विच सर्टेन रिएक्शंस, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनका जो रेट है यानी कि जिस स्पीड से वो अकर हो रहे हैं वो बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, ये जो कन्वर्जन है, ये जो ऑक्सीडेशन है आपके वाटर का, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। सो ये इतना स्लो होता है कि हमें भाई एक्सटर्नली जो हमने बैटरी लगा रखी है उस पर हमें ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है, हमें उस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता है ताकि इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ हो, ताकि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमारा वो एक अच्छी मात्रा में मिल पाए। ओके, सो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी पोटेंशियल है उसको इंक्रीज़ करना पड़ता है। दैट इज़ वी नीड टू
इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स फॉर दिस रिएक्शन टू अकर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इस रिएक्शन का रेट है दैट इज़ वेरी वेरी स्लो, यानी कि ये रिएक्शन फीजिबल तो है, होना तो यही चाहिए था, बट इस रिएक्शन का रेट उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर जो कि हम दे रहे हैं एक्सटर्नली बैटरी लगा करके, उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये जो रेट है रिएक्शन का बहुत ही धीमा है। ओके, सो ड्यू टू विच क्या है कि हमें बाहर से और ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है बैटरी को ताकि ये रिएक्शन एक अच्छे रेट से टेक प्लेस हो। ओके, विच एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो हम दे रहे हैं उसी को हम बोलते हैं बच्चों ओवर पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि हमें एक ओवर पोटेंशियल देना पड़ता है ऐसे केसेस में, ऐसे कुछ पर्टिकुलर केसेस में वी नीड टू गिव अ एक्स्ट्रा पोटेंशियल। ओके, सो विच मेक्स आवर प्रोसेस क्वाइट डिफ़िकल्ट टू टेक प्लेस। ठीक है, सो ये दिक्कत होती है एक कुछ पर्टिकुलर केसेस में। आई सेड कुछ पर्टिकुलर केसेस में, स्पेशली इन द केस ऑफ वाटर। यू मस्ट रिमेंबर कि जब भी मेरे को वाटर को ऑक्सीडाइज करना है, सो ये कि इसका जो रेट है, ओके, इसकी जो स्पीड है अकर होने की बहुत ही धीमी होती है उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर, जिसके कारणवश मेरे को एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ती है अपने सेल के अंदर, ड्यू टू विच द प्रोसेस गेट्स डिफ़िकल्ट टू अकर एंड देयरफॉर एक्चुअली में क्या होता है, वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा वाटर है वो आलसी है, वो भाई उसका मन ही नहीं है, सारे रिजल्ट उसके फेवर में है, सब कुछ उसके फेवर में है, बट वाटर खुद ही नहीं चाह रहा कि मैं ऑक्सीडाइज हूँ। ठीक है, वो बहुत ही आलसपन दिखा रहा है, सो उसकी वजह से क्या होता है, आपका क्लोरीन आपसे आगे निकल जाता है एंड देयरफॉर द क्लोरीन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सो ड्यू टू दी प्रोसेस ऑफ ओवर पोटेंशियल दिस वाटर डज नॉट ऑक्सीडाइज दैट एनोड। सो आई होप ये बात आप समझ चुके हो कि होना इसी ने था, बट ड्यू टू इट्स लेजीनेस क्लोरीन वेंट फॉरवर्ड एंड गॉट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सो नाउ आई एम मेकिंग यू राइट कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सो यू कैन राइट इन योर एग्जाम्स, अगर ये पूछा जाए कि भाई वाई डज वाटर डज नॉट गेट्स ऑक्सीडाइज, सो यू कैन राइट दैट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड डिस्पाइट ऑफ वाटर। सो इस बात को बच्चों आप ध्यान से पढ़ के जाना, इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होता और क्लोरीन हो जाता है। सो बहुत बेसिक सा रीज़न है, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। द मीनिंग ऑफ ओवर पोटेंशियल आप इसको लिखो, मैं बोल रहा हूँ आपको कि भाई ओवर पोटेंशियल, सो प्लीज़ राइट डाउन दैट ओवर पोटेंशियल is the extra potential, over potential is the extra potential which is supplied to some electrochemical processes which are so slow kinetically but although feasible। ठीक है, ये क्या होती है, एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल होती है जो हमें बाहर से देनी पड़ती है कुछ ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर जो कि फीजिबल तो हैं, जैसा कि इस केस में था। यहाँ पर आपको दिखा कि भाई वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, फीजिबल यही था, बट ये काइनेटिकली बहुत स्लो था, ड्यू टू विच हमें एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल बाहर से सप्लाई करना पड़ा, और इसके कारण भाई ये जो प्रोसेस होते हैं ये बहुत ही मुश्किल से टेक प्लेस होते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि भाई ये तो खुद टेक प्लेस हो नहीं पाते, दैट इज़ द रीज़न कि भाई जो करस्पॉन्डिंग दूसरा आपके पास एनायन है वो जाकर के एनोड पर ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो कि होता है भाई इस वाले केस में। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको एग्जांपल करवाया, क्योंकि ये कई बार आपके एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है एंड समटाइम्स ये इस तरह से सवाल भी पूछता है दैट ही विल गिव यू अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कि इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये इसके अंदर आयंस हैं। सो बताइए कौन से आयंस ऑक्सीडाइज होंगे और कौन से रिड्यूस होंगे। सो वहाँ पर आपने इस बात को ध्यान में रखना है, ओवर पोटेंशियल वाली बात को, क्योंकि यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ ओवर पोटेंशियल। सो दिस वॉज ऑल विच आई वॉन्टेड टू टेल यू व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि भाई एक्वस फॉर्म के अंदर हमें प्रॉब्लम होती है
टू डिसाइड कि कौन सा आयन जाएगा कौन सी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर और ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस होगा। सो वहाँ पर आपने किसका सहारा लेना है, आपने वहाँ पर लेना है सहारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, क्योंकि ये सीरीज़ आपको बताती है कि भाई कौन सा यू कैन से आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है जब उसको ऑक्सीडाइज होना है तो नीचे की तरफ आइए, जब रिड्यूस होना है तो ऊपर की तरफ जाइए। ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए थे, मैंने आई वॉज टेलिंग यू दिस टेबल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये बात तो आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है, ये बेसिक बात। द रिएक्शन विद हायर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड इन केस ऑफ रिडक्शन एंड द रिएक्शन एट एनोड विद लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन। ये एक छोटी सी बात अपने माइंड के अंदर रखनी है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, दैट वाज एक आपने यहाँ पर देखा, और बच्चों कुछ एक्सेप्शंस एक और होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कि कंसंट्रेशन के बारे में भी एक छोटा सा एक्सेप्शन होता है कि जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, ओके, व्हेन वी गो टू हायर कंसंट्रेशन, ये बात को अपने ध्यान रखना है। ये बात मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, ओके, दैट इज़ कि एट हायर कंसंट्रेशन द रिएक्शंस विच आर गोइंग टू अकर एट एनोड गेट्स रिवर्स्ड। और वो किस तरह से होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ विद एन एग्जाम्पल, ताकि आप उसको एग्ज़ाम के अंदर गलत ना कर पाओ। ओके, सो आप सारी बातें अभी तक नोट डाउन कर लीजिए। आई एम टर्निंग द पेज। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कि भाई कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट आयंस विच आर टू अकर एट एनोड। ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो इसमें आपके पास बच्चों 2 केस हैं, क्योंकि ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, सो इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। सो 2 आपके पास ऐसे एनायंस हैं जो कि कॉम्पीट करेंगे टू गो टूवर्ड्स एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। पहला वाला होगा बच्चों वाटर वाला, दैट वाटर वांट्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसकी जो वैल्यू है बच्चों E0 की, दैट इज़ 1.23 वोल्ट्स, वेयर एज द अदर कॉम्पिटिटर इज सल्फेट आयन, दैट इज 2SO4 2 minus, okay, which will wants to get oxidized and get converted into S2O8 2 minus plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो इसकी बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज़ 1.96 वोल्ट। ठीक है, सो ये 2 केसेस आपके सामने हैं। आपको बताए कि भाई रिएक्शन कौन सी टेक प्लेस होती है व्हेन आई टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन, सो जिसकी लोअर वैल्यू हो E0 की। सो यहाँ पर लोअर वैल्यू किसकी है, 1.23 वोल्ट की है। सो एट लोअर कंसंट्रेशन द रिएक्शन with lower value of E0 is preferred, with lower value of E0 is preferred, whereas ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, whereas at higher concentration the reverse is true, whereas at higher concentration the reverse is true। सो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको देगा यही सेम एग्जाम्पल, ओके, और आपसे कहेगा कि टेल मी द प्रोडक्ट एट एनोड। ही गिव्स यू 2 केसेस, केस नंबर 1 एट लोअर कंसंट्रेशन, केस नंबर 2 एट हायर कंसंट्रेशन। आपको वो मोस्टली ये भी दे देता है लिखा हुआ। सो बच्चे क्या करते हैं, दोनों केसेस के अंदर 1.23 वोल्ट ही लिखाते हैं, बट ऐसा गलत है। एट लोअर कंसंट्रेशन 1.23 वोल्ट वाला ही होगा, दैट इज़ लोअर वैल्यू ऑफ E0, वेयर एज जब वो कहेगा भाई हायर कंसंट्रेशन है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की इन दैट एक्वस सॉल्यूशन, सो वहाँ पर देखो बच्चों हायर कंसंट्रेशन का मतलब है कि वाटर कम है और सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा है। ठीक है, सो अगर आपके पास H2SO4 की मात्रा ज़्यादा है, सो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली रिएक्शन टेक प्लेस होगी, नीचे वाली रिएक्शन, क्योंकि इसके नंबर ऑफ आयन ज़्यादा हैं। सो इट विल फाइट अगेंस्ट दिस वाटर एंड गो टूवर्ड्स द एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। सो एक छोटी सी बात जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ दिस थिंग। ठीक है, सो
ये दो एक्सेप्शंस हैं जो आपको अपने माइंड के अंदर रख करके चलने हैं कि अगर बात चल रही है भाई लोअर कंसंट्रेशन की, या ठीक है, या फिर ओवरऑल यू कैन से एवरेज कंसंट्रेशन की, सो वहाँ पर तो जो हम नॉर्मल क्राइटेरिया फॉलो करते हैं वही करेंगे। बट अगर एग्जामिनर कह दे कि आई एम टॉकिंग अबाउट हायर कंसंट्रेशन, सो वहाँ पर आपने बहुत ही केयरफुली अपने आंसर को देना है। दैट इज़ उसका उल्टा, जो अभी तक हो रहा था उससे रिवर्स ट्रू होगा, यानी कि एट हायर कंसंट्रेशन दिस रिएक्शन इज फीजिबल। द रिवर्स इज ट्रू, दैट इज द रिएक्शन विद हायर वैल्यू of E naught is higher, the reaction with higher value of E naught is preferred। ये छोटी सी बात आपने माइंड के अंदर रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं छोटी छोटी बातों को एग्जाम के अंदर पूछता है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑन दी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं, किस तरह से कंपटीशन होता है, किस तरह से दो एक्सेप्शंस भी हैं इसके अंदर। दोनों एक्सेप्शंस आई हैड टोल्ड यू वेरी वेरी डीपली। Okay, exception number 2 is this. Exception number 1 was the previous case in which due to overpotential of a particular ion the reaction was not feasible, so therefore the inverse was true। और यहाँ पर तो बहुत ही क्लियर बात है कि भाई जब हायर कंसंट्रेशन है सो रिवर्स ही ट्रू होगा। ठीक है, सो ये दो बातें अपने आपको अपने माइंड के अंदर रखनी है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन मार्क दिस सेकेंड पॉइंट एज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर एग्जामिनर ने कई बार सवाल पूछे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये प्रोडक्ट और यू कैन से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे समझ में आया है, बिकॉज बाय दिस वीडियो आई एम फिनिशिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैटरीज के बारे में और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, सो यू कैन मे कंसिडर कि जो अगली वीडियो आएगी दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 3, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फॉर दिस वीडियो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।